डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे बॉयलर ट्रबल्स की। बॉयलर ट्रबल्स और बॉयलर प्रॉब्लम्स आर द डिफ़िकल्टीज़ विच वी फेस ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बॉयलर एंड सम मेजर बॉयलर ट्रबल्स आर स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर, प्राइमिंग, foaming and carryover, boiler corrosion and caustic embrittlement. These are the main boiler troubles which we face if we use unsuitable, impure, hard water in boiler. In today's lecture, we will discuss about priming, foaming and carryover. तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमिंग। सो व्हाट इज़ प्राइमिंग? प्राइमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम जनरेशन इन बॉयलर और वेट स्टीम फॉर्मेशन इन बॉयलर। तो जब बॉयलर में वेट स्टीम का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है प्राइमिंग। अब बात आती है कि वेट स्टीम क्या होती है। व्हाट इज़ वेट स्टीम? सो वेट स्टीम मीन्स स्टीम कंटेनिंग वाटर ड्रॉपलेट्स। तो स्टीम जो है, दिस इज़ द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये गैसियस फॉर्म है और जब इस गैसियस फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स लिक्विड फॉर्म में वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं वेट स्टीम। वेट वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जैसे हमने बोला वेट क्लॉथ, तो मतलब क्लॉथ में कुछ लिक्विड फॉर्म में वाटर है तो उसे हमने बोला है वेट क्लॉथ। तो इसी तरह से स्टीम को वेट स्टीम कब बोलेंगे? जब स्टीम में कुछ लिक्विड फॉर्म में वाटर रहेगा तो वो कहलाती है वेट स्टीम। फाइन। अब बात आती है कि ये वेट स्टीम जनरेट कैसे होती है, हाउ दिस वेट स्टीम इज़ फॉर्म्ड। तो सपोज दिस इज़ ए बॉयलर। ये मैंने एक बॉयलर ड्रम लिया है जिसमें हमने वाटर फिलअप किया है एंड दिस इज़ द स्पेस फॉर स्टीम। यहाँ पर स्टीम रहेगा। फाइन। तो जब वाटर में स्टीम जनरेशन होता है तब वाटर की बहुत रैपिड बॉइलिंग होती है, बहुत विग्रस बॉइलिंग की जाती है। अब जब ये वाटर यहाँ पर बॉयल होता है तब इसमें कुछ बबल्स फॉर्मेशन होता है। इस तरह से बबल फॉर्मेशन होता है, सरफेस पर आकर ये बबल ब्रेकअप हो जाते हैं। तो सपोज़ ये एक बबल है और इसकी ये जो बबल की आउटर सरफेस है ये वाटर से बनी हुई होगी। जब ये बबल ब्रेकअप होगा तो इसमें से सरफेस ब्रेकअप होके स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देती है और यही स्मॉल ड्रॉपलेट ये जो स्टीम स्पेस है इसमें ऑक्यूपाई हो जाती हैं। अब बॉयलर में स्टीम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है and this steam having very high velocity can easily carry these small droplets towards outlet। तो यहाँ से ये जो ड्रॉपलेट्स इन बबल्स के बर्स्ट होने पर बनी हैं वो इस स्टीम के साथ आउटलेट की तरफ इजीली मूव करती हैं। तो इस तरह से बॉयलर में वेट स्टीम फॉर्मेशन होता है और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं स्टीम के साथ स्प्रे के फॉर्म में स्टीम आउटलेट की तरफ मूव करती हैं। फाइन। नाउ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ दिस प्राइमिंग? तो ऐसे क्या कारण हैं जिसकी वजह से वेट स्टीम फॉर्मेशन बॉयलर में होता है? तो इसका फर्स्ट कॉज है प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ इन बॉयलर वाटर। बॉयलर वाटर में अगर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगी या डिजॉल्व्ड सॉल्ट प्रेजेंट होंगे तो वो प्राइमिंग को इंक्रीज़ करते हैं। अब क्या होता है, जब भी बॉयलर वाटर में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो जो बॉयलर वाटर होता है उसकी सरफेस पर बबल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाता है और ये सरफेस पर जो बबल फॉर्म हुए हैं जब ये ब्रेकअप होते हैं तो ये जो इनकी आउटर सरफेस होती है ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है और यही ड्रॉपलेट्स वेट स्टीम जनरेशन का कॉज होती हैं। डिज़ोल्व्ड सॉल्ट और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बबल फॉर्मेशन इंक्रीज़ करते हैं। ये हमने घरों में भी देखा। जैसे अगर हम पानी बॉईल कर रहे हैं और उसमें अगर आप थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे तो उसमें एकदम से बबल आते हैं और वो उफनने लग जाता है। वो क्या हुआ? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ गई हैं, चाय पत्ती के फॉर्म में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ गई हैं। तो जैसे ही वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ गई हैं उसमें बबल फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं देखी है तो आप इसे करके देखें। पानी रखें, उसमें चाय पत्ती डालें या आप उसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं, जो खाने वाला नमक होता है। आप उसमें अगर पानी बॉईल हो रहा है और उसमें थोड़ा आप खाने वाला नमक डाल देते हैं तब भी ये बबलिंग एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब भी वाटर में डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स या फिर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है बबल फॉर्मिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होती है और ये बबल फॉर्मिंग टेंडेंसी प्राइमिंग
को इंक्रीज़ करती है। नाउ द सेकेंड कॉज इज़ हाई स्टीम वेलोसिटी। अभी हमने बात की थी कि जो बॉयलर से स्टीम आउटलेट की तरफ जाती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस हाई स्टीम वेलोसिटी की वजह से ये जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्टीम स्पेस में ऑक्यूपाई हुई हैं वो इजीली स्टीम के साथ कैरी होके आउटलेट की तरफ जाती हैं। जैसे हमने नॉर्मली देखा है कि जब भी कभी बहुत वेलोसिटी से बहुत तेज़ हवाएं चलती है तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल कैरी करती है, तो इसी तरह से यहाँ पर स्टीम वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो ईजीली अपने साथ ये छोटी छोटी सी जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनको कैरी करेगी। फाइन। नाउ नेक्स्ट कॉज इज़ वेरी हाई वाटर लेवल इन बॉयलर। अब बॉयलर में क्या होता है, सपोज़ ये स्टीम का आउटलेट है और यहाँ तक मैंने इसको बॉयलर को फीड किया है वाटर से। अब जब ये बबल फॉर्म होंगे इस तरह से बर्स्ट होंगे और इनकी वजह से ये छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बनेंगी, तो अगर ये स्पेस यहाँ पे जो स्टीम स्पेस है ये सफिशिएंट होगा तो ये वापस टर्न होके यहाँ नीचे आ सकती हैं, बबल्स वाटर में मिक्स हो जाती हैं। लेकिन वहीं अगर मैंने ये वाटर लेवल यहाँ की बजाय यहाँ तक फिलअप कर दिया और स्टीम स्पेस इतना रिड्यूस हो गया तो अब ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आएंगी और आउटलेट की तरफ स्टीम के साथ मूव करेंगी। तो जब भी बॉयलर में हाई वाटर लेवल मेंटेन किया जाएगा तो इट विल इंक्रीज प्राइमिंग। नाउ नेक्स्ट इज सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट। तो जब भी बॉयलर में स्टीम प्रोडक्शन रेट फ्लक्चुएट होता है, जब भी स्टीम प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज़ किया जाता है, कहीं पर भी अगर स्टीम का डिमांड बढ़ गया है और एकदम से हमें स्टीम प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ गया तो उस केस में भी प्राइमिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि हम बॉयलर में एक्सेस हीटिंग करने लग जाते हैं क्योंकि हमें स्टीम ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो इस वजह से प्राइमिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कॉज इज़ प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फोम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जब भी बॉयलर की सरफेस पर एक्सेसिव फोम मतलब झाग, तो बहुत ज़्यादा अगर फोम बने हुए रहेंगे, बहुत ज़्यादा बबल अगर बना हुआ रहेगा तो इट विल इंक्रीज प्राइमिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी ये बबल बस्ट होगा ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वही स्मॉल ड्रॉपलेट्स फिर वेट स्टीम फॉर्मेशन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉल्टी बॉयलर डिज़ाइन। कई बार ऐसा होता है कि बॉयलर की डिज़ाइन में कुछ फॉल्ट है, उसकी हाइट प्रॉपर नहीं है या उसमें कुछ अनइवन हीटिंग हो रही है, यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह से कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हो सकते हैं बॉयलर की डिज़ाइन में, जिनकी वजह से बॉयलर में प्राइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो दीज आर द मेन कॉज ऑफ प्राइमिंग इन बॉयलर। प्राइमिंग इंक्रीज़ करने के जितने भी ये कॉज हैं इनको आप प्रेशर कुकर जो हम घरों में यूज़ करते हैं कुकिंग पर्पज़ से, उसकी हेल्प से इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर कुकर में जब भी विसिल आती है तो वो जो स्टीम बाहर आती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके साथ साथ हमेशा जो भी फूड कुक हो रहा होता है उसके कुछ पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं या वाटर बाहर आ जाता है, तो वो भी क्या है, एक तरह से प्राइमिंग है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमिंग? दैट इज़ वेट स्टीम जनरेशन इन बॉयलर. So this wet steam can cause corrosion in boiler and at the inlet of superheaters. बॉयलर से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है वो सैचुरेटेड स्टीम होती है और उस सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटर्स में ले जाके ड्राई स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है या सुपर हीटेड स्टीम उसे हम बोलते हैं। और ये जो सुपर हीटेड स्टीम होती है इसको हम टर्बाइंस में यूज़ करते हैं, ड्राइंग पर्पज़ से यूज़ करते हैं। फाइन। तो स्टीम अगर वेट होगी मीन्स इफ़ दिस स्टीम कंटेन्स लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स देन इट विल कॉज कोरोजन टू इनलेट ऑफ सुपर हीटर्स। जो सुपर हीटर्स होते हैं उनके इनलेट पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जाकर कोरोजन कर सकते हैं, तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ प्राइमिंग का। नाउ नेक्स्ट, वाटर ड्रॉपलेट कंटेन्स डिजॉल्व्ड सॉल्ट इम्प्यूरिटीज़ and these salts can deposit on superheater coils and reduce the efficiency of superheating due to insulating effects. अब क्या होता है कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स बनी हैं, ये कहाँ से बनी हैं? इस बॉयलर वाटर से बनी हैं। दिस इज़ द बॉयलर वाटर और इस बॉयलर वाटर से ये ड्रॉपलेट्स का फॉर्म हमको मिला है जो कि स्टीम के साथ कैरी हो रहा है। फाइन। इफ़ दिस बॉयलर वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़, तो वो डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ इन ड्रॉपलेट्स में भी होगी, उनका अमाउंट बहुत कम होगा
लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सपोज़ ये ग्लास है और इसमें वाटर फिलअप है और इसमें मैंने इंक डाल दी, फाइन। अब चाहे तो आप ये पूरे ग्लास में जो वाटर है इसमें देखें आपको इंक मिलेगी, चाहे आप इससे एक स्पून निकाल लें वाटर का, उसमें भी आपको इंक मिलेगी, या चाहे एक छोटी सी इससे ड्रॉप बन जाए उसमें भी इंक मिलेगी। तो इसी तरह से यहाँ पर बॉयलर में ये जो वाटर है इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, तो यही इम्प्योरिटीज़ इन ड्रॉपलेट्स में भी प्रेजेंट होंगी। और जब ये इम्प्योरिटी कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स यहाँ से स्टीम के साथ मूव करके सुपर हीटर कॉइल्स पे जाएंगी, सपोज दीज आर द कॉइल फॉर सुपर हीटर, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो कि ये वेट स्टीम यहाँ पे पहुँची। अब इस सुपर हीटर का काम था कि जो स्टीम है, जो गैसियस फॉर्म में स्टीम है उसको हीटअप करना, लेकिन अब इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आई हैं उसको ये इवॉपरेट करेगा, मतलब इन ड्रॉपलेट्स को पहले ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड वाटर को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो एक तो यहाँ पर इसका हीट लॉस होगा, क्योंकि इसकी जो हीट सुपर हीटिंग में यूज़ होना थी, स्टीम को हीट करने में यूज़ होना थी, वो किस में यूज़ हो रही है, पहले वाटर ड्रॉपलेट्स को स्टीम में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही है। उसके बाद जो ये ड्रॉपलेट्स हैं इसमें से वाटर तो स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उन ड्रॉपलेट्स में जो इम्प्योरिटी है दे गेट डिपॉजिटेड ओवर दिस सुपर हीटर कॉइल्स, वो यहाँ पर सुपर हीटर कॉइल्स पे डिपॉजिट होने लगेंगी और अल्टीमेटली वो स्केल फॉर्म करने लगेंगी। तो जब भी इस तरह से इम्प्योरिटीज़ इन कॉइल्स पे डिपॉजिट होने लगेंगी तो इससे इसमें इंसुलेटिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि दिस स्केल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो यहाँ पर इंसुलेटिंग इफेक्ट आएगा और इस इंसुलेटिंग इफेक्ट की वजह से जो एक्सटेंट ऑफ हीटिंग है इस सुपर हीटर का वो कम हो जाएगा, मतलब ये जितना हीट स्टीम को कर सकता था अब ये उतना हीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इम्प्योरिटी का लेयर डिपॉजिट हो गया है। तो इस तरह से ओवरऑल इस सुपर हीटर की इफ़िशियंसी रिड्यूस हो जाती है। तो जब भी ये वेट स्टीम सुपर हीटर्स पे जाएंगी तो ये क्या करेंगी, इट विल रिड्यूस इफ़िशियंसी ऑफ सुपर हीटर्स, फाइन। नाउ नेक्स्ट, वेट स्टीम और वाटर ड्रॉपलेट्स कैन ब्रेक द वेन ऑफ टरबाइन। टरबाइन बहुत हाई स्पीड से मूव करती हैं और जब टरबाइंस मूव करती हैं तो उनमें जो फोर्सेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर उसमें छोटी सी भी इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो वहाँ पर टरबाइंस की वेन्स या टरबाइंस के जो ब्लेड होते हैं वो टूट सकते हैं। तो अगर ये वाटर ड्रॉपलेट्स टरबाइंस तक पहुँच जाती हैं तो इट मे कॉज ह्यूज डैमेज टू टरबाइन ब्लेड्स, फाइन। Now next, actual height of the water column cannot be judged, so maintenance of water level in boiler becomes difficult. अब क्या होता है, जैसे ये बॉयलर है, हमें यहाँ तक वाटर लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, तो हम ये हाइट एक्चुअली जज नहीं कर पाते हैं कि वाटर यहाँ तक फिलअप है या यहाँ तक फिलअप है, ये हमें समझ नहीं आता है। जो इंडिकेटर होता है वाटर लेवल मीटर जो लगा होता है उसमें भी ये प्रॉपरली मेंशन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से एक्चुअल वाटर कितना है बॉयलर में इसका जजमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसी वजह से बॉयलर में वाटर लेवल को मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वाटर लेवल एक्चुअली में यहाँ तक है, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी तो वाटर लेवल हमको यहाँ तक शो करेगा। अब हम वाटर लेवल यहाँ मान के चलेंगे जबकि एक्चुअली में है वाटर इतना, मतलब वाटर कम हो चुका है इसमें बॉयलर में। तो जब भी बॉयलर में प्राइमिंग बहुत ज़्यादा होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये हाइट जजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, वाटर लेवल मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ टू मिनिमाइज़ दिस प्राइमिंग। प्राइमिंग को हम बॉयलर में कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो देखिए, जब भी कोई ऐसी प्रोसेस है जो किसी सिस्टम पर इल इफ़ेक्ट्स डाल रही हैं और उस प्रोसेस के हमें कॉजेज़ पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस किस कारण से हो रही है, तो अगर हम वो कॉज रिमूव कर देंगे तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो मैंने आपको जैसे कॉजेज़ बताए थे, कॉजेज़ ऑफ प्राइमिंग, अब अगर हम इन कॉजेज़ को रिमूव कर देते हैं देन वी कैन मिनिमाइज़ दिस प्राइमिंग।
तो देखिए सबसे पहला कॉज हमने बताया था प्राइमिंग का प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर। तो मतलब हम इम्प्योर वाटर दे रहे हैं, हार्ड वाटर बॉयलर में फीड कर रहे हैं। तो अगर हमें प्राइमिंग को मिनिमाइज़ करना है तो वी हैव टू यूज़ सॉफ्ट वाटर, वी हैव टू यूज़ प्योर फिल्टर्ड वाटर। ऐसा वाटर यूज़ करें जिसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं हो, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं हो, तो प्राइमिंग ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, अगर बॉयलर में सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसे मेंटेन कर सकते हैं बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। मतलब ब्लो डाउन ऑपरेशन में हम फिक्स टाइम इंटरवल पर या कंटिन्यूशन में फ्रेश वाटर मिक्स करते हैं बॉयलर वाटर में, जिससे सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन एक मिनिमम लेवल पर मेंटेन रहता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है। तो हम ब्लो डाउन ऑपरेशन करके इम्प्योरिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्केल या स्लज इस तरह के कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो उसको भी हम ब्लो ऑफ कर सकते हैं, उसको टाइम टू टाइम रिमूव बॉयलर से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉयलर में डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जब हम इन इम्प्योरिटीज़ को मिनिमाइज़ करेंगे तो प्राइमिंग ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ हो जाएगी। फिर दूसरा हमने देखा था कि बॉयलर में अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक हमने वाटर फिलअप किया हुआ है तो इट विल इंक्रीज प्राइमिंग। तो हमको एक सूटेबल लो वाटर लेवल बॉयलर में मेंटेन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्राइमिंग मिनिमाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कॉजेज़ में कि अगर स्टीम प्रोडक्शन हम सडनली इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से प्राइमिंग इंक्रीज़ होती है। तो हमें इस तरह का जो रैपिड चेंज होता है स्टीम प्रोडक्शन रेट में कि ऑल ऑफ द सडन हमने एकदम से प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। ये स्टीम प्रोडक्शन फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। So by avoiding this rapid change in steam production rate, we can minimize priming in boiler. उसके बाद हमने बात करी थी फॉल्टी बॉयलर डिज़ाइन की। बॉयलर डिज़ाइन में अगर कुछ फॉल्ट है तो उसकी वजह से भी प्राइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा, वी हैव टू चूज़ गुड बॉयलर डिज़ाइन। इसके अलावा वी कैन मिनिमाइज प्राइमिंग बाय यूजिंग सम मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर्स। अब ये मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर्स बेसिकली देखिए क्या होते हैं। सपोज़ ये एक बॉयलर ड्रम है, यहाँ से स्टीम आउटलेट है, ये इसमें वाटर लेवल यहाँ पर है और यहाँ पर इसमें ये स्टीम स्पेस है। दिस इज़ द स्पेस फॉर स्टीम एंड दिस इज़ फॉर वाटर। ये नीचे वाटर का है। फाइन। अब ये जो मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर होते हैं, जैसे हमने बोला बैफल, वी कैन यूज़ बैफल्स। तो ये बेफल्स किस तरह से लगाए जाएंगे, जैसे ये कुछ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से लगा दिया। अब क्या होगा, स्टीम डायरेक्ट यहाँ से आउटलेट पर नहीं जाएगी, वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से मूव करके यहाँ जाएगी। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये इस पर स्ट्राइक होके यहाँ पे से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से आपको गैसियस फॉर्म में स्टीम मिलेगी। इसमें जो जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो इन प्लेट्स पर स्ट्राइक होकर यहीं कलेक्ट हो जाएंगे, इन प्लेट्स पर कलेक्ट हो जाएंगे। फाइन। इसी तरह से हम कुछ साइक्लोन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये बैफल यूज़ कर रहे हैं, साइक्लोन सेपरेटर यूज़ किए जाते हैं। तो साइक्लोन सेपरेटर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होगा। इसमें स्टीम जब मूव होती है तो कुछ टेंजेंशियल सप्लाई किया जाएगा स्टीम का। तो टेंजेंशियल सप्लाई होने से ये जो स्टीम है ये इस तरह से सर्कुलर मोशन में मूव करेगी और जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी वो सारी इन साइक्लोन की वॉल पे स्ट्राइक होकर कलेक्ट होकर यहाँ नीचे आउटलेट पर आ जाएंगी और इसमें से स्टीम हमें ऊपर की तरफ, ये स्टीम आउटलेट रहेगा, यहाँ से मिल जाएंगी। फाइन। इसी तरह से कुछ एंटी प्राइमिंग पाइप्स भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो आउटलेट होता है स्टीम का, इसके साथ में एंटी प्राइमिंग पाइप्स, एंटी प्राइमिंग पाइप्स, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। एंटी प्राइमिंग पाइप में भी कुछ परफोरेटेड पाइप रहेगा जिसके थ्रू स्टीम पास होती है और उसे यहाँ स्टीम आउटलेट के साथ में लगाया जाता है। तो जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगी वो सारी की सारी इस पाइप में कलेक्ट हो जाएंगी और आपको ड्रॉपलेट फ्री स्टीम आउटलेट से मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ हम मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर्स यूज़ करके भी प्राइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइन। अब बात करते हैं फोमिंग की। सो व्हाट इज़ फोमिंग? फोमिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ
फोम फॉर्मेशन, फोम मतलब झाग, लेदर, तो फोम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोमिंग बोलेंगे, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें। और अगर हमें फोमिंग को डिफाइन करना है देन फोमिंग इज डिफाइंड एज foaming is the formation of small but persistent bubble, or we can say stable bubbles at the boiler water surface। तो फोमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्मॉल बबल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बबल्स होते हैं दीज बबल्स डू नॉट ब्रेकअप ईजीली, ये बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं। वैसे भी अगर हम देखें तो जो स्मॉल साइज़ के बबल्स होते हैं वो जल्दी ब्रेकअप नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने एक बकेट में थोड़ा डिटर्जेंट लिया है और उससे आपने कुछ फोम बना लिया है, कुछ झाग प्रोड्यूस हो गया है, तो उसमें जितने भी लार्ज साइज़ के बबल होंगे वो तो जल्दी से फूट जाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बबल्स रहते हैं वो घंटों तक बने हुए रहते हैं उसमें। तो इसी तरह से बॉयलर वाटर में भी ऐसे ही होता है कि जो स्मॉल साइज़ के बबल्स बनते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं, बहुत लॉन्ग लाइफ उनकी होती है, स्टेबल होते हैं और जल्दी से ब्रेकअप नहीं होते। तो इस तरह के बबल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ नोन एज फोमिंग। Now what are the main causes of this foaming? So first cause is presence of substances which reduces surface tension of surface water. दिस इज सरफेस टेंशन। तो अगर बॉयलर में ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देते हैं, तो इस तरह के सब्सटेंसेस हमेशा फोमिंग टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड अल्कली इन वाटर। तो जब भी बॉयलर वाटर में ऑयल अल्कली प्रेजेंट होंगे तो ये ऑयल अल्कली आपस में रिएक्शन करके सोप फॉर्मेशन कर लेते हैं। सोप की वजह से क्या होता है, जो बबल फॉर्म होते हैं, तो ये जो बबल का जो सरफेस बना है, यहाँ पर ये नीचे बॉयलर वाटर है और ये बबल फॉर्म हुए हैं, तो ये जो सरफेस टेंशन होता है यहाँ पर ये रिड्यूस हो जाता है, वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से ये बबल स्टेबल हो जाते हैं। तो अगर बबल्स पे सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो वो इजीली टूट जाते हैं, लेकिन वहीं अगर ये सरफेस टेंशन कम हो गया है तो फिर ये बबल इजीली ब्रेकअप नहीं होंगे। तो जब भी वाटर में ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं तो वो क्या करेंगे, इन बबल को स्टेबलाइज करेंगे। सेकेंड कॉज, मोर कंसनट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट एट बॉयलर सरफेस वाटर। अब क्या होता है बॉयलर में, जैसे ये बॉयलर है, यहाँ पर वाटर फिलअप है और ये स्टीम आउटलेट है। अब जो स्टीम प्रोड्यूस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल जो निकलते हैं वो यहाँ सरफेस वाटर से निकलते हैं बाहर स्टीम के फॉर्म में, जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो सारे सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है कि जब भी यहाँ पर इस वाटर में जो भी डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ होंगी उनका कंसंट्रेशन अगर हम सरफेस पर और इनसाइड दिस वाटर, जो बल्क में यहाँ वाटर प्रेजेंट है इसमें कंपेयर करेंगे तो डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन यहाँ पर सरफेस वाटर पर हमेशा ज़्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, और यहाँ पर ये कंसंट्रेशन कम होता है। अब जो बबल फॉर्म होते हैं वो हमेशा किससे होंगे, इस सरफेस वाटर से ही होंगे, और इस सरफेस वाटर पे इम्प्योरिटीज़ का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो बबल फॉर्म होंगे तो इन बबल की ये जो आउटर लेयर है ये भी कंसनट्रेटेड वाटर से ही फॉर्म होगी जिनमें कि कंसंट्रेशन सॉल्ट्स का ज़्यादा है। तो ये जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है ये क्या करता है, इन पे एक प्रोटेक्टिव शेल बना लेता है। इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये जो शेल बनती है, ये जो इसकी सरफेस बनेगी बबल की, ये कैसे बिहेव करेगी, इट बिहेव्स लाइक ए प्रोटेक्टिव शेल। तो ये बबल इजीली ब्रेकअप नहीं हो पाते। तो जब भी डिज़ोल्व्ड सॉल्ट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, बबल को स्टेबलाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज विस्कोसिटी। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस अगर वाटर में प्रेजेंट हैं जो कि वाटर की विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से भी बबल स्टेबलाइज हो जाते हैं।
क्योंकि हमेशा जो विस्कस मटेरियल होगा उससे जो बबल फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। जैसे अगर सपोज़ करो आप एग्जांपल देखें तो वाटर में जो बबल फॉर्म होगा वो इजीली ब्रेकअप हो जाएगा, वहीं उसके कंपैरिजन में अगर हनी में कोई बबल फॉर्म हो गया है तो वो बहुत लंबे समय तक आपको दिखेगा जाएगा। तो जब भी वाटर में ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो विस्कोसिटी को इंक्रीज करेंगे, दे विल इंक्रीज फोमिंग टेंडेंसी। फाइन। So these are the main cause of foaming in water. Now next is disadvantages of foaming. So foaming increase weight steam production. हमने देखा था कि जो फोम फॉर्म होता है या जो बबल फॉर्म होता है, जब भी ये ब्रेकअप होगा तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, क्योंकि ये जो सरफेस है इस बबल की ये वाटर से बनी हुई है और ये वाटर की सरफेस ब्रेकअप होगी तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब भी फोमिंग ज़्यादा होगी इट विल इंक्रीज प्राइमिंग टेंडेंसी ऑफ बॉयलर। सेकेंड डिसएडवांटेज इज डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट इम्प्योरिटीज़। अब ये जो बबल की सरफेस है इसमें भी डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ रहेंगी, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ वाटर में डिज़ोल्व्ड हैं वो सारी की सारी यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, फर्दर जहाँ पे स्टीम मूव करेगी, जैसे सुपर हीटर कॉइल्स में, कहीं वॉल्व पर या फिर इनलेट्स हो गए, आउटलेट्स हो गए, वहाँ पर ये सॉल्ट्स का डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर फोमिंग टेंडेंसी इंक्रीज़ होगी तो फिर सॉल्ट डिपोजिशन भी इंक्रीज़ होगा। नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज डिफ़िकल्टी इन जजमेंट ऑफ वाटर लेवल। अब क्या होता है कि जब भी फोम बहुत एक्सेस में हो जाता है तो वाटर लेवल का जजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। सपोज़ करो जैसे यहाँ पर ये यहाँ तक हमने वाटर फिलअप किया हुआ है और इसके ऊपर ये पूरा फोम से झाग हो गया है ना। तो अब वाटर यहाँ तक है या यहाँ तक है हम इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज़ करो आपने एक बकेट में पानी लिया, आधा बकेट पानी लिया और उसमें डिटर्जेंट डाल के उसमें खूब सारा झाग बना के उसको पूरा ऊपर तक ले आए। अब उस बकेट में पानी कहाँ तक है ये आप जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको वो बकेट फोम से पूरी फिलअप दिखेगी, लेकिन उसमें पानी कितना है, हाफ बकेट ही है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी फोम की वजह से ये वाटर लेवल आपको ज़्यादा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल वाटर लेवल कहाँ है ये आप जज नहीं कर पाते हैं। तो प्राइमिंग और फोमिंग दोनों की वजह से ये वाटर लेवल के जजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ दिस फोमिंग। नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस फोमिंग? So first, for prevention of this foaming, we have to control impurities in boiler water. Boiler water में हमको impurities को control करना पड़ेगा। तो उन्हें हम control कर सकते हैं blow down operation से, या फिर हम उन्हें control कर सकते हैं by using treated water, filtered water, pure water आप use करें, demineralized water use करें और इस तरह से आप impurities को control करें। Fine. Second prevention के लिए we have to remove some foam stabilizing agent and foam forming agent from boiler water. तो बॉयलर में जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑयल और अल्कली अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, सोप फॉर्म करेंगे, सोप से फोमिंग इंक्रीज़ होगी। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम एलम यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सोडियम एल्यूमिनेट यूज़ कर सकते हैं। सोडियम एल्यूमिनेट एक बहुत अच्छा कोएगुलेंट है, इट कैन रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एज वेल एज ऑयल इम्प्योरिटी ऑल्सो। तो NaLO2 अगर आप यूज़ करेंगे तो ऑयल भी रिमूव हो सकता है और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी से रिमूव हो जाती है। फिर उसके अलावा वी कैन यूज़ सम डीफोमर्स और वी कैन यूज़ सम एंटी फोमिंग एजेंट्स इन बॉयलर वाटर। डीफोमर्स मतलब ये फोम को बनने ही नहीं देंगे, और एंटी फोमिंग एजेंट्स मतलब जैसे जो बबल बन रहा है या जो बबल बनने की कॉज है उसके जस्ट अपोजिट एक्ट ये करेंगे। जैसे सपोज करो एंटी फोमिंग एजेंट हमने बोला कैस्टर ऑयल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, फोमिंग टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। तो अगर आप कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे देन इट विल इंक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ये सरफेस टेंशन को इंक्रीज़ कर देगा। तो बबल्स अगर बनेंगे भी तो वो तुरंत ब्रेकअप हो जाएंगे, वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह से हम एंटी फोमिंग एजेंट में पॉलीएमाइड्स यूज़ कर सकते हैं,
ये लार्ज साइज़ के बबल फॉर्म करता है जो कि इजीली ब्रेकअप हो जाते हैं। डीफोमर्स में हम कुछ सिलिकॉन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ लाइट ऑयल यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरह से कुछ डीफोमर्स, एंटी फोमिंग एजेंट यूज़ करके हम फोमिंग टेंडेंसी को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वी कैन मिनिमाइज दिस फोमिंग टेंडेंसी बाय यूजिंग सम मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर्स। जैसे मैंने आपको बताया था, बेफल लगा सकते हैं हम, साइक्लोन्स लगा सकते हैं, साइक्लोन स्क्रबर्स। ये कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम फोमिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इन मैकेनिकल स्टीम प्यूरीफायर्स को यूज़ करके प्राइमिंग, फोमिंग दोनों को ही रिड्यूस किया जा सकता है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज कैरी ओवर। व्हाट इज़ कैरी ओवर? तो देखिए, ये जो कैरी ओवर वर्ड है, इसके हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, कैरी करना। कैरी करना मतलब अपने साथ कुछ ले जाना। जैसे अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम कुछ अपने गैजेट्स लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, वॉलेट कैरी कर रहे हैं, तो मतलब अपने साथ कुछ चीज़ें ले जाना। तो यहाँ पर हम कुछ कैरी करेंगे। तो कैरी ओवर बेसिकली क्या है? द फिनोमिनन ऑफ कैरिंग कंटामिनेंट्स। दिस कंटामिनेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैस along with steam is known as कैरी ओवर। तो जब भी स्टीम अपने साथ कुछ कंटैमिनेंट्स को कैरी करती है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? कैरी ओवर कहलाती है। तो इसके जो कॉज है वो प्राइमिंग और फोमिंग है। तो प्राइमिंग में बेसिकली क्या हो रहा है? दिस स्टीम कैरी लिक्विड कंटैमिनेंट्स। लिक्विड कंटैमिनेंट को जब कैरी कर रही है स्टीम, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमिंग। कई बार लिक्विड के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ भी जा रही हैं जो कि डिपॉजिट होंगी, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कैरी ओवर। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गैसेस फॉर्म हो गई हैं हाई टेम्परेचर की वजह से, सपोज करो जैसे SO2 वगैरह कई बार फॉर्म हो सकती हैं करें, तो ये इम्प्योरिटीज़ जो है SO2 की, ये भी कई बार जो स्टीम है उसके साथ कैरी हो सकती है। तो जब भी स्टीम अपने साथ कोई कंटामिनेंट कैरी करेगी, ये कंटामिनेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और इवन गैस भी हो सकता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैरी ओवर। अब ये जो कैरी ओवर के मेन कॉज क्या होते हैं? एक तो प्राइमिंग होता है, क्योंकि प्राइमिंग होगा मतलब लिक्विड जो है कैरी हो रहा है, तो ये प्राइमिंग एक मेन कॉज होता है। फोमिंग भी क्या होता है? प्राइमिंग को इंक्रीज़ करता है, मतलब वेट स्टीम जनरेशन को इंक्रीज़ करता है। प्लस इन फोम की वजह से, फोम की जो सरफेस होती है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ या फिर कई बार सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं स्मॉल साइज़ की, वो कैरी हो जाती है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं दे विल इंक्रीज दिस कैरी ओवर। फाइन। तो कैरी ओवर, प्राइमिंग, फोमिंग, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब कैरी ओवर के जब हम डिसएडवांटेज देखते हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी वैसे ही होते हैं जैसे हम प्राइमिंग के देखते हैं। कैरी ओवर अगर लिक्विड का है मीन्स वो क्या है? वेट स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है। ये वेट स्टीम फिर कहाँ जाएंगी? सुपर हीटर्स पर जाएंगी। इस वेट स्टीम को जब हम सुपर हीटर्स में लेके जाएंगे तो ये सुपर हीटर की इफ़िशियंसी को रिड्यूस करेगी। इसके अलावा ड्रॉपलेट्स में जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी दे गेट डिपॉजिटेड ओवर सुपर हीटर कॉइल्स। तो सुपर हीटर कॉइल्स पे ये इंसुलेटिंग इफेक्ट डालेंगी। इंसुलेटिंग इफेक्ट होने की वजह से सुपर हीटर को ओवर हीट करना पड़ेगा। ओवर हीट करने की वजह से ये बर्न आउट हो सकती है इसकी कॉइल। कॉइल ऑफ सुपर हीटर्स में भी बर्नड आउट, ये जल सकती हैं, सुपर हीटर को डैमेज कर सकती हैं। तो इस तरह से कैरी ओवर अगर होगा तो इस तरह के डिसएडवांटेजेस हमको देखने को मिल जाते हैं। फाइन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमिंग, फोमिंग एंड कैरी ओवर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।